जय हिंद, वंदे मातरम। तो प्यारे दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं ठीक ना अम्ल क्षार एम लवण का सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं। ठीक है, धातु के साथ कहता है कि धातु के साथ किसके साथ, धातु के साथ ठीक है ना, अम्ल के अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है। धातु के साथ जब कोई अम्ल अभिक्रिया करेगा तो कौन सा गैस निकलेगा। उदाहरण द्वारा समझाइए कि ठीक है ना, समझाइए कि इस गैस की उपस्थिति का जांच कैसे किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। धातु जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करके सामान्यतः हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। कोई भी धातु जो है, जो अगर कहीं कोई भी धातु जो है ठीक है ना, अगर कहीं वह अम्ल के साथ क्रिया करते हैं तो कौन सा गैस निकालेंगे, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगे। ठीक है ना, जैसे Zn देखिए, जिंक जो है वो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब क्रिया करता है तो कौन सा गैस निकलता है भाई, तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। बात समझ में आ गया। ठीक है ना, अब इस गैस का उपस्थिति का जांच हम लोग कैसे करेंगे, तो चलिए इस पर भाई हम लोग बात करते हैं। हाइड्रोजन गैस जो है वो दहन का पोषक होता है। हाइड्रोजन गैस किसका पोषक होता है, तो दहन का पोषक होता है। ठीक है ना, जब इसके निकट जलती हुई माचिस की संठी को या तीली को लाया जाता है ठीक है ना, तो यह और धमाके के साथ जलने लगती है। जब जो है हाइड्रोजन गैस जैसी निकलता है, उसके पास अगर जलती हुई माचिस की तीली को ले जाते हैं तो वह और धमाके के साथ जलने लगती है, जिससे हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति का पता चलता है। मतलब हाइड्रोजन गैस जो है वो धमाके के साथ जलता है। ठीक है ना, तो अगर तीली लाएंगे, वहां पर जलती हुई माचिस की तीली लाएंगे और वह धमाके के साथ जलने लगेगा, इससे पता चलता है वह कौन सा गैस निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस। बात समझ में आ गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं। ठीक है ना, कहता है तनुकरण क्या है। तनुकरण किसको कहेंगे, तनुकरण क्या है भाई। ठीक है ना, देखिए तनु का मतलब होता है, तनुकरण का मतलब होता है पतला करना। तनु मतलब पतला करना। ठीक है ना, जल में अम्ल या क्षार मिलाने से इसकी सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। मतलब अम्ल या क्षार है, उसमें अगर पानी मिला दिया जाए तो उसका जो ठीक है ना, उसका जो कितना सांद्रता है उसमें कमी आने लगता है। ठीक है ना, इस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तनुकरण। क्या बोलते हैं, तनुकरण। ठीक है ना, मतलब गाढ़ा से पतील करना जो होता है वो क्या कहलाता है, तनुकरण कहलाता है। बात समझ में आ गया यहाँ तक। जैसे मान के चले कि एक नींबू है, नींबू को काट के निचोड़ दिए, अब उसको टेस्ट कीजिएगा ठीक है ना, तो क्या होगा, बहुत ज्यादा खट्टा लगेगा। लेकिन अगर उसमें एक गिलास पानी मिला दिया जाए तो खट्टापन धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा, मतलब उसका कमी आ जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तनुकरण कहेंगे। बात समझ में आ गया यहाँ तक। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। ठीक है ना, कहता है कि अम्ल को किसको, अम्ल को तनु करते समय, माने अम्ल को पतला करते समय ठीक है ना, यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। ठीक है ना, मतलब ये हिदायत दी जाती है कि जब कोई अम्ल को तनु करना है तो ठीक है ना, इसको किस अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। आखिर ऐसा क्यों। ठीक है ना, यदि जल में अम्ल डाला जाता है, अगर हम लोग जल में अम्ल डालेंगे तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। लेकिन अम्ल में जल डालने से, लेकिन अगर अम्ल में हम लोग जल डाल रहे हैं, कहता है कि यदि जल में अम्ल डाला जाता है, जल में क्या डालेंगे, अम्ल को डालेंगे तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। लेकिन देखिए अम्ल में जल डालने पर ठीक ना, मतलब अगर अम्ल में हम लोग जल मिलाने पर इतनी अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है कि इसके साथ कुछ अम्ल की बूंदे बाहर निकलकर जला सकता है। ठीक है ना, इसका देखिए, इसके अगर हम लोग कहीं जो है कि अम्ल में अगर हम लोग जल डालते हैं तो वहां से छिटक करके अम्ल जो है वो पड़ सकता है, बाहर निकल सकता है और वो कपड़े को, बॉडी को जला सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है ना, साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण ठीक है ना, प्रयुक्त कांच के पात्र भी टूट सकता है। और अगर हम लोग अम्ल में पानी मिलाएंगे तो अचानक ताप बढ़ जाएगा। अचानक ताप बढ़ने से जिसमें रखा गया वो पात्र टूट भी सकता है। क्या कर सकता है, टूट सकता है। ठीक है ना, इसलिए अम्ल को जल में धीरे धीरे किसी डंडे के सहारे लगातार हिलाते हुए मिलाना चाहिए। लगातार हिलाते हुए मिलाने से ठीक है ना, वो क्या होगा, वो अचानक ताप नहीं बढ़ पाएगा, जिसका टूटेगा भी नहीं और बाहर भी नहीं निकलेगा। बात समझ में आ गया यहाँ तक। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है ना, कहता है क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या है, क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या है। ठीक है ना, देखिए सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से,
सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से, मतलब NaCl, ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड के, ठीक है ना, जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह अवघटित होकर, माने टूट करके, क्या करके, टूट करके, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर या विद्युत प्रवाहित करने पर, ठीक है ना, यह टूट कर, ठीक है ना, क्या टूट कर, ठीक है ना, मतलब अवघटित होकर, ठीक है ना, क्या बनाएगा ये, क्लोरीन, क्लोरीन अर्थात क्लोर और सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात क्षार का निर्माण करता है, ठीक है ना। यह क्या बनाएगा, तो क्लोर अर्थात क्लोरीन अर्थात क्लोर और सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात क्या बनाएगा, क्षार का निर्माण करता है। इसलिए इस अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में आ गया। जैसे दिया हुआ देखिए यहाँ पे सोडियम क्लोराइड जो है, ठीक ना, और उसके जलीय विलयन से अगर विद्युत प्रवाहित करेंगे, क्या प्रवाहित करेंगे, तो विद्युत प्रवाहित करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्षार है, देखिए Cl2 है जो कि क्लोरीन है, तो ई क्लोर और क्षार का निर्माण करता है, जिस कारण से इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कहता है कि गंधीय सूचक क्या है, गंधीय सूचक क्या है, गंधीय सूचक क्या है, गंधीय सूचक क्या है, ठीक है ना। तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाते हैं। कहता है कि कुछ पदार्थ जो है, कुछ पदार्थ जो है, ठीक है ना, ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके गंध जो, जिनका गंध जो है अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाते हैं, इन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, गंधीय सूचक कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे प्याज हो गया, लौंग का तेल हो गया, ये सब जो है ना बदल जाता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गंधीय सूचक, गंधीय सूचक बोलते हैं, प्याज या लौंग का तेल। मतलब देखिए आज जो है, ठीक है ना, कहने का मतलब है कि अगर प्याज का सलाद काट दिया जाए और उसमें अम्ल मिला दिया जाए, ठीक ना, तो बहुत देरी के बाद इसका स्वाद जो है, गंध जो है बदल जाता है। तो ये जो है किसका उदाहरण है, तो गंधीय सूचक का, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कहता है कि सूचक क्या है, सूचक क्या है, ठीक ना, यह कितने प्रकार का होता है। सूचक माने सूचना देने वाला, ठीक है ना, मतलब वह पदार्थ जो किसी विलयन में अम्ल क्षार की उपस्थिति का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है, माने सूचना देने के लिए, समझ में आ गया। वह पदार्थ जो किसी विलयन में अम्ल क्षार की उपस्थिति का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है, उसको सूचक कहलाता है। क्या कहलाएगा, सूचक कहलाएगा। सूचक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। देखिए सूचक जो है, सूचना देने वाला 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, आइए बात करते हैं, ठीक है ना। तो प्राकृतिक सूचक, कौन सा, प्राकृतिक सूचक, प्राकृतिक सूचक, इनको पौधों से प्राप्त किया जाता है। प्राकृतिक सूचक जो है इनको पौधों से प्राप्त किया जाता है, जैसे लिटमस हो गया, लाल पत्ता गोभी हो गया, हल्दी हो गया, या हाइड्रीजिया का फूल हो गया, ये जो है प्राकृतिक सूचक है, ठीक है ना। बात समझ में आ गया। अगला जो है कृत्रिम सूचक, ठीक है। कृत्रिम सूचक जो है रासायनिक पदार्थ होते हैं, जैसे फिनाल्फथेलिन, ठीक है ना, फिनोल्फथेलिन, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज, ये सब जो है कृत्रिम सूचक है, मानव निर्मित है, ठीक है। गंधीय सूचक जो है जैसे प्याज, लौंग का तेल, ये सब जो है देता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कहता है कि एंटासिड क्या है, एंटासिड क्या है, एंटासिड क्या है, ठीक है ना। तो हमारे पेट में एसियल अम्ल स्रावित होता है, हमारे पेट में जो है ना एसियल अम्ल स्रावित होता है, जो कि पेट की हानि को पहुंचाए बिना, जो पेट की हानि को पहुंचाए बिना, ठीक है ना, भोजन के पाचन में सहायक होता है। हमारे पेट से जो है ना वो कौन सा निकलता है, तो हमारे पेट से एसियल अम्ल स्रावित होता है, निकलता है, ठीक है ना। मतलब हमारे पेट में अपच की स्थिति में, जब भोजन नहीं पचता है, अपच की स्थिति में पेट के अधिक भागों से एसियल अम्ल का स्राव होता है। जब हम अधिक मात्रा में भोजन करते हैं, ठीक है ना, और वो पचता नहीं है, तो हमारे बॉडी, हमारे पेट के अंदर जो है अधिक मात्रा में एसियल अम्ल स्रावित होता है, ठीक है ना, जिससे पेट में जलन एवं दर्द का अनुभव होता है, ठीक है ना। इससे छुटकारा पाने के लिए, बचने के लिए, जो अधिक मात्रा में अम्ल होगा वो हमारे बॉडी को क्या करेगा, धीरे धीरे, ठीक है ना, हानि पहुंचाएगा। तो छुटकारा पाने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इनो या मीठा सोडा जैसे दुर्बल क्षार का उपयोग किया जाता है। देखिए अगर अधिक मात्रा में, ठीक है ना, हमारे पेट में अधिक मात्रा में एसियल अम्ल है, तो उसको छुटकारा पाने के लिए, ठीक है ना, उस जलन से छुटकारा पाने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इनो या फिर मीठा सोडा, ये सब क्षारक होते हैं, इन दुर्बल क्षारक का उपयोग किया जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंटासिड कहते हैं। क्या बोलते हैं, एंटासिड।
अगर अधिक मात्रा में खाना खा लेंगे आप, ठीक है ना, तो पेट में जलन होने लगा। क्यों होता है? तो अधिक मात्रा में पचाने के लिए HCl अम्ल निकलता है, ठीक है। उसे बचने के लिए, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेना होगा, या फिर इनो पीना होगा, या फिर मीठा सोडा का इस्तेमाल करना होगा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एंटासिड कहते हैं, ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। कहता कि पीएच क्या है? पीएच क्या है, इसके महत्व को बताएं। पीएच क्या है, इसके महत्व को बताएं, ठीक है ना। पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच का मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच किसी विलयन की अम्लीयता एवं क्षारीयता, क्या चीज? क्षारीयता, क्षारीयता, ठीक है ना। देखिए, ठीक है ना, कहता कि पीएच जो है किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता का एक माप है, ठीक है ना। पीएच क्या है? कोई विलयन का, देखिए कोई विलयन जो है वो अम्लीय है कि क्षारीय है, उसको माप करने वाले को पीएच कहते हैं, ठीक है ना। पीएच का अर्थ होता है हाइड्रोजन आयन। अब पीएच का अर्थ क्या होता है? हाइड्रोजन आयन होता है, ठीक है ना। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, अर्थात किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन जो है, हाइड्रोजन आयन के मोलर सांद्रण के ऋणात्मक लॉग उस विलयन के पीएच कहते हैं। क्या बोलेंगे? उसको पीएच कहेंगे। बात समझ में आ गया? नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। कहता है कि पीएच के निम्नलिखित महत्व है। पीएच के क्या महत्व है? तो पीएच के निम्नलिखित महत्व है। कौन कौन महत्व है? देखिए, जल का पीएच मान ज्ञात कर यह पता लगाया जाता है कि जल पीने योग्य है अथवा नहीं। मतलब कोई भी पानी जो है उसको हम लोग जांच करते हैं, मतलब पीएच मान पता करते हैं और उससे पता लगाया जाता है कि वह पानी पीने लायक है या नहीं है। रक्त तथा मूत्र का पीएच ज्ञात कर शरीर के अंदर, किसके अंदर? शरीर के अंदर उपस्थित बीमारी का पता लगाया जाता है। देखिए, जब आदमी को बीमार होता है तब ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट कराया जाता है। क्यों कराया जाता है? तो रोग का पता लगाने के लिए। क्या करने के लिए? रोग के पता लगाने के लिए। मतलब जो है पीएच ही ज्ञात किया जाता है, ठीक है ना। तो रक्त या मूत्र का पीएच मान ज्ञात कर शरीर के अंदर उपस्थित रोग का पता लगाया जाता है, ठीक है ना। आगे है कि मिट्टी का पीएच ज्ञात कर यह अनुमान लगाया जाता है कि इसमें किस प्रकार के उर्वरक डालने की आवश्यकता है, ठीक है ना, आवश्यकता है। बात समझ में आ गया? तो इसमें जो है देखिए, मिट्टी का पीएच ज्ञात करके यह पता लगाया जाता है कि इसमें कौन सा खाद डाला है, किस प्रकार का उर्वरक का यूज किया जाएगा, ठीक है। समुद्री जल का पीएच ज्ञात कर यह पता लगाया जाता है कि जलीय जीवों के लिए यह उपयुक्त है या नहीं है। मतलब समुद्र के जल का पीएच मान ज्ञात करके पता लगाया जाता है इसमें किस टाइप के जीव जो हैं वो जीवित रह सकते हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट हम बात करते हैं। कहता है कि पीएच स्केल क्या है? पीएच स्केल क्या है? वह पैमाना जो है, वह पैमाना, ठीक है ना, वह पैमाना जिसके माध्यम से किसी विलयन की अम्लीयता, क्षारीयता या उदासीनता होने का पता चलता है। मतलब वैसा स्केल जिसके माध्यम से हम कोई विलयन का अम्लीयता, क्षारीयता या उदासीनता होने का पता चलता है। मतलब कोई विलयन उदासीन है या क्षारीय माध्यम का है या फिर अम्लीय माध्यम का है, यह पता करने वाला स्केल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। क्या बोलते हैं? पीएच स्केल, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर अगर कहीं पीएच का मान अगर 7 है तो वह उदासीन है। क्या है? उदासीन है। अगर पीएच का मान 7 से कम है तो वह विलयन क्या है? अम्लीय है। अगर पीएच का मान 7 से ज्यादा है तो वह क्या है? क्षारीय। मतलब 7 के बराबर वाला पीएच मान उदासीन होता है, 7 से कम वाला अम्लीय होता है, 7 से ज्यादा वाला क्या होता है? क्षारीय होता है, ठीक है ना। आगे हम देखते हैं, ठीक है। देखिए, पीएच का मान जो है वो 7 से कम होता है, ठीक है ना। पीएच का मान 7 से कम होता जाता है, अम्लीयता बढ़ती जाती। अगर पीएच का मान जो है 7 से कम होता जाता है तो अम्लीयता बढ़ेगा, और पीएच का मान 7 से बढ़ते जाता है तो क्षारीयता का मान बढ़ेगा। अगर देखिए कोई स्केल है, स्केल में, ठीक है ना, अगर 7 लिखा हुआ है, 7 पर है तो 7 वाला उदासीन होता है। 7 वाला क्या होता है? 7 वाला उदासीन होता है। लेकिन 7 जैसे कम होगा तो उसको अम्लीयता बढ़ेगा, और 7 से ज्यादा होगा तो उसमें क्षारीयता बढ़ता है। बात समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है ना। हमारा शरीर जो है 7.0 से 7.8 सीमा तक कार्य करता है। हमारे बॉडी का पीएच मान कितना होता है जी? 7.0 से 7.8 तक होता है, ठीक है ना। अगर इससे कम बेसी हुआ तो हम लोग क्या हो जाते हैं? बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है। जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। कैसा वर्षा बोलेंगे? उसको अम्लीय वर्षा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अम्लीय वर्षा। जब पानी बरस रहा है और उसका जो है पीएच मान कितना, जब 5.6 से कम हो जाए उसको हम लोग अम्लीय वर्षा कहते हैं। मुंह का पीएच मान जो है अगर 5.5 से कम हो जाएगा
हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 अगर कम हो जाएगा, ठीक है ना, तो दांतों का क्षय माने दांत टूटने लगेगा। समझ में आ गया? देखिए एक छोटा बच्चा का दांत क्यों टूटता है? क्योंकि वो ब्रश नहीं करता, वो दूध पीते रहता है और दूध में अम्ल होता है, तो वो पूरा माध्यम कैसा अम्लीय माध्यम बन जाता है, मतलब कैसा बन जाएगा अम्लीय, और वो जो है 5.6 से कम हो जाएगा, ठीक है ना, जिसका से दांत क्या होने लगता है, टूटने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, कहता है कि दांतों का क्षय कैसे प्रारंभ होता है, मतलब दांत कैसे टूटने लगता है, खराब कैसे होने लगता है। तो दांतों का क्षय निम्न कारण से प्रारंभ हो जाता है। पहला, जब हमारे मुंह का पीएच का मान 5.5 से कम हो जाता है तब दांत टूटने लगता है, मतलब क्षय होने खराब होने लगता है। कब? जब पीएच का मान कितना हो जाए 5.5 से कम, 5.5 से कम हो जाएगा तब, ठीक है ना। दूसरा कंडीशन है, मुंह में उपस्थित अम्लीय वातावरण दांतों के कैल्शियम फास्फेट की परत को धीरे धीरे क्या करने लगते हैं, कम करने लग जाते हैं और दांत सड़ने लगते हैं, मतलब ये कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो 5.5 से कम होगा तो अम्लीय माध्यम है, ये अम्लीय वातावरण दांतों के कैल्शियम फास्फेट को क्या करेगा, ठीक है ना, ये धीरे खराब करेगा, कम करेगा, दांत क्या हो जाएगा, सड़ने लगेगा। हमारे मुंह में उपस्थित जो है दांतों के चिपके भोजन पर जीवाणु, कैसा जीवाणु होते हैं जो भोजन को अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं। जब हम भोजन करते हैं, हम लोग भोजन करते हैं, ठीक है ना, और ब्रश से नहीं कर पाते, तो वो जो है भोजन के कण जो है चिपके रहते हैं दांत में, और वो जो अणु जो होता है उसको अम्लीय माध्यम में बदल देता है, हमारे मुंह में अम्ल की मात्रा बढ़ा देते हैं, और जो जीवाणु जो है वो अम्ल की मात्रा हमारे मुंह में बढ़ा देते हैं, जिसके कारण से जो है हमारा दांत क्या होने लगता है, क्षय हो जाता है, दांतों का क्षय होने लग जाता है। बात समझ में आ गया? नेक्स्ट हम बात करते हैं, कहता है कि दांतों को सड़ने से बचाया जा सकता है, ठीक है ना, दांत को सड़ने से बचाया जा सकता है, मैंने कैसे बचाया जा सकता है, दांतों को सड़ने से निम्न कारण से बचा सकते हैं हम लोग। दांतों को सड़ने से बचाने के लिए निम्नलिखित कारण है या निम्नलिखित उपाय हैं, कह सकते हैं हम लोग। खाना खाने के बाद कुल्ला करना चाहिए, खाना खाने के बाद जो है हम लोग को मुंह साफ कर लेना चाहिए पानी से, ठीक है ना। नीम या बबूल इत्यादि पेड़ों की दातुन करनी चाहिए, नीम या देखिए नीम या फिर, ठीक ना, नीम या बबूल का दातुन अगर होता है तो उसके पेड़ से दातुन कर लेने चाहिए, ठीक ना। हर रोज टूथपेस्ट, कैसा टूथपेस्ट, ठीक है ना, से दांतों को साफ करना चाहिए। अगर आप हर दिन ऐसा करते हैं तो आपका दांत क्षय नहीं होगा, उठेगा नहीं, ठीक है ना। समझ में आ गया? तो देखिए, ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए, ठीक है ना, नेक्स्ट पार्ट में फिर लेकर आएंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट चीज।